हेलो नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सक्सेस एमबी। आज हम साइंस का चैप्टर 2 पढ़ेंगे। चैप्टर दूसरा जिसका नाम है गति। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गति क्या होती है? गति, ठीक है, कोई भी वस्तु जो मूवमेंट करती है वो गति होती है। और गति जो चैप्टर है इसमें जो पहला हमारा टॉपिक है वो है विस्थापन। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि क्या होता है विस्थापन, जिसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को हम समझेंगे बहुत ही आसानी से। विस्थापन देखिए, वस्तु की गति की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को उस वस्तु का विस्थापन कहते हैं। देखिए, हम विस्थापन को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि डेफिनेशन में कहा गया है कि वस्तु की गति की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति। देखिए, मान लीजिए ये एक वस्तु है, ये जो पेन है ये क्या है? एक वस्तु है। तो ये वस्तु है, अगर ये यहाँ से गति करना स्टार्ट करती है तो ये क्या होगी? इसकी प्रारंभिक स्थिति होगी। वस्तु की प्रारंभिक स्थिति ये है, और ये जो पेन है अगर ये यहाँ से गति करते हुए यहाँ तक जाती है तो ये क्या होगी? इसकी अंतिम स्थिति होगी। इसी पेन को अगर ये यहाँ तक मूव करती है तो ये तो हो गई इसकी प्रारंभिक स्थिति, और ये होती है इसकी अंतिम स्थिति। तो जैसा कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा है कि वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों के बीच की, इनके बीच की, ठीक है, ये और ये जो है इनके बीच की जो न्यूनतम दूरी है, तो यहाँ से लेकर आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है उसे क्या कहेंगे? वस्तु का विस्थापन कहते हैं। ठीक है, तो ये होगा वस्तु का विस्थापन। अब हम समझते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। अगर आप इसको 6th 7th के लेवल से पढ़ रहे हैं तो आपके लिए इतनी डेफिनेशन काफ़ी है, लेकिन अगर आपको इसको थोड़ा डीपली पढ़ना है तो कुछ पॉइंट को हम और समझेंगे। देखिए क्या होता है विस्थापन। जो विस्थापन है यह क्या है? एक सदिश राशि है। सदिश और अदिश, जो कि हम साइंस में पढ़ते हैं, सदिश राशि और अदिश राशि। सदिश राशि किसे कहते हैं? सदिश का मतलब होता है जिसमें हमें दिशा की भी ज़रूरत होती है। ऐसी राशियाँ, ऐसी क्वांटिटी जिसमें क्या होता है, हमें दिशा की भी ज़रूरत होती है। परिमाण के साथ साथ दिशा की ज़रूरत हो, उसे हम क्या कहेंगे? सदिश राशि कहते हैं। तो विस्थापन क्या है? एक सदिश राशि है। इसमें परिमाण को तो वैल्यू होती है, लेकिन इसमें दिशा की भी वैल्यू होती है, इसलिए इसे सदिश राशि कहते हैं। और विस्थापन का अगर हम मात्रक देखें तो विस्थापन का मात्रक होता है आपका मीटर। ठीक है, विस्थापन का अगर मात्रक पूछा जाता है तो विस्थापन का मात्रक होता है मीटर। अब इसमें देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि गतिमान वस्तु का विस्थापन शून्य हो सकता है, परंतु तय की गई दूरी शून्य नहीं हो सकती है। इसको मैं थोड़ा आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए, जैसे कि हमारे पास क्या था पॉइंट था हमारा कि गतिमान वस्तु का विस्थापन शून्य हो सकता है। अब आप कहेंगे कि गतिमान वस्तु का विस्थापन शून्य कैसे हो सकता है? देखिए, मान लीजिए ये क्या है? एक ट्रैक है। ठीक है, ये एक ट्रैक है जिसमें कि सब दौड़ते हैं। अगर यहाँ ये पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से कोई भी स्टार्ट करता है रनिंग, ठीक है, यहाँ से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। ये यहाँ यहाँ यहाँ, तो मान लीजिए कि ये जो सर्कल है, ठीक है, ये जो ग्राउंड है, इसको यहाँ से जो पूरी ये जो दूरी है ये है आपकी 1 किलोमीटर। ठीक है, सपोज दैट, केवल मानना है कि ये क्या है? 1 किलोमीटर का एक ट्रैक है। तो यहाँ जो इस ट्रैक पे अगर कोई दौड़ता है, दौड़ना स्टार्ट करता है, तो अगर यहाँ पे पहुँचता है तो कितनी दूरी तय करता है? वो करेगा आपका 1 किलोमीटर दूरी तय। ठीक है,
तो इस स्थिति में दूरी अगर देखें हम तो दूरी तो हो जाती है 1 किलोमीटर की तय, ठीक है, दूरी तो होती है 1 किलोमीटर। लेकिन अगर हम उसका विस्थापन देखें, ठीक है, अगर हम उसका विस्थापन देखें तो ये तो यहाँ से अगर चला था, ठीक है, यहाँ से ये इससे चलना स्टार्ट करा, लेकिन ये फिर इसी स्थिति में वापस पहुँच गया है। तो इस कंडीशन में विस्थापन हमारा क्या होता है, ज़ीरो, ठीक है। जो हमारा विस्थापन होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, वो होता है हमारा ज़ीरो, ठीक है। तो जहाँ पे क्या अगर आपको ध्यान रखना है, कहीं से भी कोई अगर चलना स्टार्ट करता है लेकिन लौट कर अगर वो वापस वहीं पे आए तो उस कंडीशन में आपका जो विस्थापन होगा, जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, वो हो जाएगा ज़ीरो। और दूरी कभी भी ज़ीरो नहीं होती है। अब देखिए, ये जो हमने पहला पॉइंट समझा है ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहे, कहीं पे भी एग्ज़ाम में अगर पूछा जाए कि अगर कोई प्रारंभ में इतना चलता है और उसी स्थान पे आता है तो वहाँ पे विस्थापन कितना होगा, तो वो आप को मैं समझा चुकी हूँ कि उस कंडीशन में विस्थापन आपका शून्य होता है, परंतु तय की गई दूरी शून्य नहीं होती है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे विस्थापन तो शून्य हुआ, लेकिन अगर हम दूरी की बात करें तो उन्होंने कितनी दूरी, 1 किलोमीटर या फिर 4 किलोमीटर जितना भी हो, तो दूरी कभी भी क्या होगी, शून्य नहीं होगी। कब, जबकि वस्तु गतिमान हो, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट हम समझते हैं, विस्थापन का मान धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है, ठीक है। विस्थापन का मान या तो धनात्मक, ऋणात्मक, यहाँ पे आपने देखा शून्य। अब देखिए अगर यहाँ पे कोई वस्तु है, ठीक है, ये कोई वस्तु है, अगर ये ऐसे मूव करती है, ठीक है, मूव करती है, तो यहाँ से अगर हम इसका विस्थापन देखें तो ये धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। यहाँ पे जो वस्तु है और ये अपना विस्थापन करती है इसको, तो ये क्या होगा, धनात्मक होगा। और अगर ऐसे वस्तु मूवमेंट करती है तो ये क्या होगा, आपका ऋणात्मक हो जाएगा। अब देखिए एक और मैं समझाने की आपको कोशिश करती हूँ। अगर ये वस्तु है, ठीक है, ये वस्तु है, ये कोई मूल पॉइंट है, यहाँ से कोई वस्तु जाती है, ऐसे 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 अगर वो चलती है, तो इसमें अगर हम देखें, दूरी देखें तो ये 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 2 या 1 कुछ भी आप मान लीजिए, तो टोटल हम देखें 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 किलोमीटर क्या होगी, इसकी दूरी हो जाएगी 13 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन अगर हम इसका विस्थापन देखें तो विस्थापन क्या होता है, शॉर्टकट, सीधा, जितनी भी इसका क्या हुआ है विस्थापन, तो ये ऐसे विस्थापन निकलता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ, क्या विस्थापन होता है और क्या दूरी होती है। तो कभी भी दूरी अगर वस्तु विरामावस्था में नहीं है तो दूरी कभी भी शून्य नहीं होती है, लेकिन विस्थापन शून्य हो सकता है और विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है और विस्थापन ऋणात्मक भी हो सकता है। तो ये भी पॉइंट्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखने हैं। देखिए अब हम अगला पॉइंट समझते हैं कि विस्थापन क्या होता है। देखिए गतिमान वस्तु का विस्थापन तय की गई दूरी से कभी भी अधिक नहीं होता है। गतिमान वस्तु का जो विस्थापन होगा वो कभी भी दूरी से अधिक नहीं हो सकता है। कैसे हो सकता है, जबकि मैंने आपको यहाँ पे जैसे कि समझाया ही था कि दूरी तो अधिक हो सकती है, क्योंकि अगर ऐसे ऐसे देखें हम तो इसकी दूरी देखें तो जैसे हमने यहाँ पे 13 किलोमीटर निकाला था, लेकिन अगर हम विस्थापन की बात करते हैं, केवल विस्थापन, तो विस्थापन तो वैसे भी एक शॉर्टकट को ही हम अगर शॉर्ट में समझें तो विस्थापन की डेफिनेशन ही होती है शॉर्टकट। तो ये तो वैसे भी लगभग 2 या 4 किलोमीटर होगा, है ना। लेकिन अगर इसकी दूरी देखी जाए तो वो यहाँ पे 13, 14 या फिर ज़्यादा भी हो सकती है। तो इसलिए इस पॉइंट में वो यही कहता है कि जो गतिमान वस्तु होगी उसका विस्थापन तय की गई दूरी से कभी भी अधिक नहीं होता है। दूरी अधिक हो सकती है, विस्थापन कम हो सकता है, लेकिन कभी भी ये पॉसिबल नहीं है कि दूरी कम हो और विस्थापन वहाँ पे अधिक हुआ हो।
देखिए, अगर हम कहीं पे गए ही नहीं हैं, तो अगर हमने दूरी तय करी ही नहीं है तो विस्थापन कैसे हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर हमने बहुत ज़्यादा दूरी तय करी है तो हो सकता है कि विस्थापन थोड़ा कम हो, लेकिन दूरी तय ज़रूर होगी और अधिक होगी। अब जो इसमें हम लास्ट पॉइंट देखते हैं कि विस्थापन तथा दूरी का अनुपात सदैव 1 से कम होगा। ठीक है, अनुपात सदैव क्या होता है, या तो 1 से कम होगा, ठीक है, या फिर क्या होगा, बराबर होगा। तो ये है विस्थापन। अच्छे से मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करी है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। अब जो हमारा गति जो चैप्टर है, इसमें विस्थापन के बाद जो हम पढ़ते हैं वो है हमारा चाल। ठीक है, हिंदी में चाल कहते हैं, इंग्लिश में इसे कहते हैं स्पीड। तो जैसा कि आप समझ रहे होंगे स्पीड का मीनिंग क्या होता है। तो देखिए, अगर आपसे कभी चाल की डेफिनेशन पूछी जाती है तो वो होता है कि किसी वस्तु द्वारा, ठीक है, कोई भी जो वस्तु है उसके द्वारा एकांक समय में, कब, एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। और चाल क्या होती है, एक अदिश राशि होती है। अदिश, सदिश जो मैं आपको बताया था पहले, सदिश वही राशियाँ होती है जिनको परिमाण के साथ साथ दिशा की भी ज़रूरत होती है। और अदिश राशि, इसमें केवल परिमाण देखा जाता है, इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, डायरेक्शन ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए जो हमारा चाल है, जो स्पीड है, वह क्या है, आपकी अदिश राशि है। अब देखिए, तथा इसका जो मात्रक है, ठीक है, अगर कभी चाल का मात्रक आपसे पूछा जाता है तो वो होता है आपका मीटर पर सेकंड। ठीक है, मीटर पर सेकंड होता है आपका चाल का मात्रक। जो चाल है उसे हम v से डिनोट करते हैं और v इजिकल टू होता है s/t। ठीक है, v इजिकल टू s/t। s इसमें क्या होता है, चली गई दूरी, जितनी भी दूरी तय होती है वस्तु के द्वारा वो, और चलते जब जो दूरी तय करी है उस दूरी को तय करने में जितना समय लगता है वो होता है आपका t। तो v इजिकल टू s/t हो जाता है। एक गतिमान वस्तु की चाल सदैव धनात्मक होती है। ठीक है, अगर हम चाल की बात करें तो जैसे कि आपने विस्थापन में पढ़ा था कि जो वस्तु होती है उसका विस्थापन ऋणात्मक, धनात्मक या ज़ीरो कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर हम स्पीड की बात करें, चाल की बात करें, तो आपको याद रखना है कि गतिमान वस्तु, ठीक है, जो भी गतिमान वस्तु होगी, मतलब जो चल रही है, जो गति कर रही है, जिनमें मूवमेंट हो रहा है, तो उसकी चाल सदैव क्या होगी, पॉजिटिव होगी, धनात्मक होगी। अब हम समझते हैं कि चाल के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्पीड, की चाल कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो जो स्पीड होते हैं हमारे, चाल होती है, वह होती है आपके 4 प्रकार की होती हैं। इसमें से जो पहला है वो है आपका एक समान या स्थिर चाल। ठीक है, एक समान या स्थिर चाल को हम कहेंगे यूनिफॉर्म स्पीड और कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, तो चलिए डेफिनेशन देखते हैं कि क्या होता है आपका यूनिफॉर्म स्पीड या फिर कांस्टेंट स्पीड। जैसे कि आपको नाम से भी समझ आ रहा होगा, एक समान चाल या स्थिर चाल। देखिए, जब कोई वस्तु समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है तो इसकी चाल एक समान चाल कहलाती है। ठीक है, देखिए, एक समान चाल कैसे होगी। मान लीजिए आप किसी बस में बैठे हैं और आप 1 या 2 किलोमीटर की दूरी आपको तय करनी है, तो आप एक ही स्पीड में, जो स्पीड होती है तो वो अगर समान हो, आप एक ही स्पीड में लगातार चल रहे हैं। ठीक है, आप ना तो आप स्पीड को बढ़ा रहे हो, ना उस कंडीशन में आप स्पीड को कम कर रहे हो। अगर आप एक ही स्पीड से समांतर रूप से चल रहे हो तो उसे कहेंगे एक समान या स्थिर चाल। ठीक है, तो ये होती है आपकी यूनिफॉर्म स्पीड या कांस्टेंट स्पीड। अब इसी के साथ साथ हम समझते हैं जो दूसरा टाइप है टाइप्स ऑफ स्पीड में, वो है आपका असमान या अस्थिर चाल। ठीक है,
इसमें क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म या फिर इसे कहते हैं वेरिएबल स्पीड। तो ये क्या होगा, देखिए जैसे कि असमान, वो समान था, समान चाल समान स्पीड से। असमान जब कोई वस्तु समय अंतरालों में असमान दूरी तय करे। समय अंतराल मतलब कहीं पे दूरी, कहीं पे स्पीड कम हो रही है, कहीं पे ज़्यादा हो रही है। ज़्यादातर जैसे हम देखते हैं कहीं पे अगर आप घूमने निकलते हो और वहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा है, ठीक है, अगर ट्रैफिक ज़्यादा है तो वहाँ पे क्या होती है, स्पीड कभी तेज़ होती है कभी स्लो होती है। तो वहाँ पे जो हमारी चाल होगी वो असमान होगी, ठीक है, या तो कभी तेज़ कभी कम, कभी रुकना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा लोग हैं और आप कहीं पे ऐसी जगह पे अगर आप मोटरसाइकिल लेके जा रहे हो, जैसे करते हैं लोग शॉपिंग करने जाते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वॉक करके निकलते हैं, पैदल होते हैं। और कुछ लोग जो मोटरसाइकिल पे होते हैं तो उनको उस टाइम अपनी जो चाल है उसको असमान करना पड़ता है, या तो कहीं पे थोड़ी तेज़, कहीं पे थोड़ा रुक ब्रेक मार मार के चलना पड़ता है। तो उसी को कहते हैं असमान या अस्थिर चाल, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ स्पीड में, वो है हमारा औसत चाल, ठीक है, औसत चाल। थर्ड कौन सा टाइप्स है, थर्ड टाइप्स है हमारा औसत चाल। औसत चाल को हम इंग्लिश में कहते हैं एवरेज स्पीड। तो जैसे जो बॉयज़ है जो यूज़ करते हैं, या फिर जो गर्ल्स ऐसी हैं जो व्हीकल्स से ज़्यादातर यूज़ करती है, जैसे स्कूटी या फिर बाइक्स जो भी वो यूज़ करती हैं, तो उनको इस टॉपिक में ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि इनके नाम में ही इनकी डेफिनेशन छुपी हुई होती है। अब जैसे है औसत चाल, एवरेज स्पीड, तो क्या होती है डेफिनेशन एवरेज स्पीड की, अगर हम देखें तो किसी गतिमान वस्तु, ठीक है, किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा दूरी तय करने में लगे कुल समय के अनुपात को वस्तु की औसत चाल कहते हैं। औसत चाल क्या होती है, कोई भी वस्तु अगर गति कर रही है, ठीक है, तो जैसे ये वस्तु है ये गति कर रही है, तो इसको हम देखेंगे कि कुल जो दूरी है वो इसने कितनी तय करी। अगर मान लीजिए ये वस्तु है और इसने यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी तय करी है, और इसमें हम देखेंगे कि कितने समय में इस वस्तु ने यहाँ से यहाँ 1 किलोमीटर चलने में कितना समय इसने लिया है। तो जो इसने दूरी तय करी है और जो दूरी तय करने में जो समय लिया है, उसी के अनुपात को हम क्या कहते हैं, औसत चाल कहते हैं, ठीक है। तो ये औसत चाल की डेफिनेशन होती है। और अगर आपसे कभी औसत चाल का मात्रक पूछा जाता है, तो औसत चाल का जो मात्रक होता है वो भी होता है आपका मीटर पर सेकंड। और अगर बीमा पूछी जाए तो m0L/T⁻⁻1 होती है किसकी, औसत चाल की बीमा। आगे की वीडियोस में हम बीमा निकालना भी सीखेंगे और सभी की बीमाएं भी हम यहाँ पे आपको बताएंगे। और देखिए जो टाइप्स ऑफ स्पीड में जो हमारा, मैंने आपको कहा था कि 4 टाइप्स की क्या होती है, स्पीड होती है, चाल होती है। अब 3 टाइप्स हम पढ़ चुके हैं, ये हमारा लास्ट 4 टाइप है जिसे कहते हैं तात्क्षणिक चाल, ठीक है। तात्क्षणिक, क्षणिक मतलब इंस्टेंट जो होती है, इंस्टेंट स्पीड होती है, उसे कहते हैं तात्क्षणिक चाल। तो तात्क्षणिक चाल की अगर हम डेफिनेशन देखें तो किसी विशेष क्षण पर, ठीक है, एक ऐसा कोई मूवमेंट होगा, एक विशेष मूवमेंट होगा, ऐसा नहीं कि लगातार जो चल रहा है या फिर जो होते जा रहा है, नहीं, तात्क्षणिक जिसका आप मीनिंग भी उसके नाम में ही छुपा हुआ है कि किसी विशेष क्षण पर वस्तु की चाल को उस वस्तु की तात्क्षणिक चाल कहते हैं, ठीक है। तो ये होता है तात्क्षणिक चाल। तो 4 टाइप्स की हमने यहाँ पे स्पीड पढ़ी है, उनकी कौन कौन सी चाल कितने प्रकार की होती हैं, 4 प्रकार की होती हैं। तो 4 प्रकार में पहला जो हमने पढ़ा था एक समान चाल, दूसरा था असमान चाल, तीसरा था हमारा औसत चाल और 4th लास्ट वन इज़ तात्क्षणिक चाल। तो ये थे टाइप्स ऑफ चाल। अब जो गति जो चैप्टर है इसमें जो अगला पॉइंट हमारा जो अगला टॉपिक है वेग, ठीक है,
वेग को कहते हैं वेलोसिटी। तो चलिए वेग के बारे में हम समझते हैं। ये बहुत ही बेसिक है। अगर आपने ये सारी चीज़ों को यहीं पे क्लियर कर लिया है, अच्छे से समझ लिया है, तो आपको आगे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी कहीं पे भी कुछ भी समझने में। ठीक है, तो चलिए समझते हैं वेलोसिटी क्या होती है। वेलोसिटी तो वेलोसिटी की जो हम अगर डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन होती है इसकी कि किसी वस्तु द्वारा, ठीक है, कोई भी जो वस्तु है उसके द्वारा एकांक समय अंतराल में तय किया गया कुल विस्थापन। ठीक है, वेग में आप देख सकते हैं कि वेग की डेफिनेशन में यहाँ पे क्या आता है, जो हमारा आपने चाल पढ़ी है, चाल अलग था, एकांक समय में तय की गई दूरी, लेकिन हमने ये पढ़ना है वेलोसिटी, वेग। वेग क्या होता है, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में तय किया गया विस्थापन। ये वर्ड्स आपको याद रखना है, विस्थापन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, अगर आपने यहाँ पे कुछ और वर्ड है तो इसकी पूरी डेफिनेशन ही अलग हो जाएगी। तो किसी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में तय किया गया विस्थापन वस्तु का क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। और वेग इक्वल तो होता है आपका विस्थापन अपॉन समय, विस्थापन बटे समय। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। अब देखिए जो वेग है यह क्या है, आपका सदिश राशि है। राशियाँ पूछी जाती हैं, इसलिए आपको मैं साथ साथ सभी राशियाँ बता रही हूँ, तो आप साथ साथ में ही सबकी राशियाँ भी याद करते रहें ताकि आपको एक साथ फिर ज़्यादा बर्डन न पड़े। तो वेग का जो राशि होता है वो होती है सदिश, और इसका अगर हम मात्रक देखें तो ये भी होता है मीटर पर सेकंड। ठीक है, वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड, और ये भी क्या होती है, सदिश राशि होती है। देखिए, यदि वस्तु का वेग परिवर्तित कर दिया जाए तब वस्तु की चाल या गति की दिशा दोनों बदल सकती है। जी हाँ, ज़रूर बदल सकती है। ये हम अपनी डेली लाइफ में भी देखते हैं। अगर कोई भी वस्तु है, ठीक है, कोई भी वस्तु है, अगर हम उस वस्तु का वेग ही बदल दें, ठीक है, अगर हमने उसका वेग ही बदल दिया तो डेफिनेटली क्या होगा, उस वस्तु की चाल और गति की दिशा भी बदल सकती है। हो सकता है कभी कभी ना बदले, लेकिन अधिकतर क्या होता है कि वस्तु की चाल और गति की दिशा दोनों ही बदल जाती है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है जो वेग में, यदि वस्तु का वेग धनात्मक है तो वस्तु मूल बिंदु के दाईं ओर गति करेगा। ठीक है, अगर धनात्मक है तो दाईं ओर गति करेगा, अगर ऋणात्मक है तो मूल बिंदु से क्या करेगा, बाईं ओर गति करेगा। तो ये पूछा भी जाता है कि अगर कोई वस्तु का वेग धनात्मक है तो वो मूल बिंदु से किस दिशा में गति करेगी। तो अगर धनात्मक है तो वो क्या करेगी, ये अगर मूल बिंदु है तो इससे क्या करेगी, वो दाईं ओर मूवमेंट करेगी, दाईं ओर गति करेगी। और अगर ऋणात्मक है तो मूल बिंदु से वो बाईं ओर गति करेगी। ठीक है, अब जो हम इसमें अगला पॉइंट समझेंगे, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा, दाईं ओर गति होगी, और अगर नेगेटिव है तो मूल बिंदु से बाईं ओर क्या होगी, गति होगी, मूवमेंट होगा। लास्ट जो पॉइंट है कि किसी वस्तु के वेग का, ठीक है, कोई भी अगर वस्तु है तो उसके वेग का परिणाम, जो उसका रिजल्ट होगा, वो सदैव उसकी चाल के जो स्पीड है उसके बराबर होगी या फिर उससे क्या होगी, कम होगी। वस्तु की जो चाल है, जो स्पीड है, स्पीड से या तो कम होगी या फिर क्या होगी, उसके बराबर ही होती है। ठीक है, तो ये है आपका वेग। अब जैसे हमने चाल पढ़ा था, स्पीड पढ़ी थी, और स्पीड के हमने क्या पढ़े थे, चार सब टाइप्स पढ़े थे कि कितने टाइप्स की स्पीड होती है। उसी प्रकार से हम वेग के बारे में जानते हैं कि वेग कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो हम फर्स्ट टाइप्स पढ़ेंगे इसमें भी वही है, एक समान वेग या अचर वेग। ठीक है, एक समान वेग, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी। तो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी।
तो चलिए इसको हम समझते हैं बहुत ही आसानी से। क्या इसकी डेफिनेशन होगी? यदि कोई वस्तु, ठीक है, अगर कोई भी वस्तु है और वो समान समय अंतराल में समान दूरी विस्थापित होती है, वहाँ पे क्या था, समान समय में समान चाल से चलती है, ठीक है, स्पीड। लेकिन यहाँ पे हमने क्या करना है, विस्थापित होती है। यहाँ पे जो वर्ड आएगा वो विस्थापित होगी। डेफिनेशन में केवल यही चेंज है, वहाँ पे स्पीड था, यहाँ पे क्या होगा आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यदि कोई वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरी विस्थापित होती है तो वो वस्तु का वेग क्या होगा, एक समान होगा, ठीक है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी कहलाएगा इस कंडीशन में। अब इसका जो दूसरा टाइप से है, वेग का जो दूसरा टाइप है वो है असमान वेग या अस्थिर वेग, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और वेरिएबल वेलोसिटी। तो क्या होती है इसकी डेफिनेशन? देखिए, जब कोई वस्तु, ठीक है, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी विस्थापित होती है, इसमें टाइम तो सेम होगा, ठीक है, टाइम तो सेम होगा, लेकिन वो जो उसकी दूरी होगी वो क्या होगी, अलग अलग हो जाएगी। एक ही टाइम में कोई चीज़ कम विस्थापित होगी और उसी टाइम पे कोई चीज़ ज़्यादा विस्थापित होती, मतलब दोनों में बैलेंस नहीं होगा, तो वो क्या होगा, आपका असमान वेग कहलाता है। अब जो थर्ड टाइप्स है वेग का वो है आपका औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी। सेम उसी तरीके से है ये भी कि तय किए गए कुल विस्थापन तथा वस्तु द्वारा तय किए गए कुल विस्थापन तथा वस्तु द्वारा लिए गए कुल समय के अनुपात को क्या कहेंगे, औसत वेग कहेंगे। अब देखिए, औसत वेग बराबर क्या होता है आपका, कुल विस्थापन बटे कुल समय। वहाँ पे क्या था आपका, जो हमने चाल पढ़ा था उसमें था चली गई दूरी बटे लिया गया समय, और वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है, तो इसलिए वेग बराबर होगा कुल विस्थापन बटे कुल समय। अब इसका जो लास्ट हमारा है कि टाइप्स ऑफ वेग में, ठीक है, वेलोसिटी, तो ये होगा आपका तात्क्षणिक वेग, ठीक है। तात्क्षणिक वेलोसिटी क्या होती है, इस विशेष क्षण पर, ठीक है, किसी विशेष क्षण पर वस्तु का वेग उनका तात्क्षणिक वेग कहलाता है, और मात्रा किसका, वही आप देख सकते हैं मीटर पर सेकंड होता है। अब देखिए, वेग को हम किसी ग्राफ से समझते हैं कि कैसे हम वेग को ग्राफ से समझें। तो यहाँ पे हम समझेंगे वेग का ग्राफ, ठीक है, क्योंकि ग्राफ कई बार एग्ज़ाम्स में आते हैं और आपको ग्राफ ड्रॉ करके दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि ये वेग का कौन सा ग्राफ है। तो इसमें हम चारों टाइप्स को पांच तरीके से हम समझेंगे ग्राफ को, ठीक है। फर्स्ट हम समझते हैं कि क्या कंडीशन है, यदि कोई वस्तु नियत वेग से गतिमान कर रही हो, मतलब वो समान उससे नियत से गति कर रही हो। अब जैसे कि देखिए, अब ग्राफ, ये ग्राफ है हमारा, ठीक है, ये कोई ग्राफ है, ये क्या है, हमारा मूल पॉइंट है, मूल बिंदु है, और यहाँ से अगर हम देखें तो ये होगा आपका टाइम, ठीक है, ये टाइम की ओर डिनोट करते हैं, और ये हो जाएगा आपका वेग, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका वेग। अब मान लीजिए यहाँ से जो दूरी ये ए होगा और ये कांस्टेंट नियत, अगर नियत है तो ये क्या होगा, समान होगा, ठीक है। यहाँ से ये समान दूरी पे तय हो रही है, ये नहीं कि यहाँ से थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा, नहीं, इसमें क्या होगा आपका समान दूरी। ये किसका ग्राफ दर्शाता है, अगर इस तरीके से आपको समान ये रेखा देखी जाती है, ये ए है, ये बी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टाइम भी उतना ही लग रहा है और वेग भी क्या है, वेग भी क्या है, समान है। तो ये होता है आपका, अगर कोई वस्तु नियत वेग से गतिमान करे तो वहाँ पे आपका ये वाला ग्राफ होगा। अब एक कंडीशन होगी हमारी, सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है कि अगर कोई वस्तु अशून्य प्रारंभिक वेग से एक नियत त्वरण से गतिमान करे, तो इसमें देखिए ऐसे इस टाइप से जो हमारा ग्राफ होता है, ये हो गया आपका मूल जो पॉइंट है, ये आप देख सकते हैं कि टाइम को डिनोट करते हैं, और ये हो जाता है हमारा वेग, ठीक है, ये होगा हमारा वेग। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मूल बिंदु से नहीं बल्कि यहाँ से
ए से अगर इस पॉइंट पे इस तरीके से कर दिया है तो यहाँ पे क्या है, कोई भी जो वस्तु है उसका प्रारंभिक वेग क्या होता है, एक नियत त्वरण से गतिमान हो, एक नियत है त्वरण, ठीक है ना। ऐसे ऐसे यूँ है तो ऐसे में है, तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन हो जाएगी, ये हो जाएगी कि यदि वस्तु, कोई भी जो वस्तु है वो अशून्य, ठीक है, अशून्य प्रारंभिक वेग से एक नियत त्वरण से गतिमान, एक नियत त्वरण से यहाँ पे क्या हो रहा है, गति हो रही है। थर्ड जो हमारा एक ग्राफ आता है उसे हम देखते हैं। इसमें क्या होता है, देखिए सेम होगा, यहाँ पे ये होगा इसका मूल जो पॉइंट है, ठीक है, ये हो जाएगा टाइम, ये हो जाएगी आपका वेग। तो इसमें क्या होता है, देखिए मूल ये जो बिंदु है यहाँ से होगा, ठीक है, यहाँ से होगा, ये हो जाएगा आपका दूरी तय। तो इसमें क्या होता है, यदि कोई वस्तु अशून्य वेग से एक नियत त्वरण से गतिमान करती है, ठीक है, एक नियत त्वरण से क्या करती है, गतिमान करती है। तो आप देख सकते हैं कि एक नियत त्वरण से यहाँ पे क्या हो रही है, गति हो रही है। और जो एक फोर्थ जो कंडीशन होती है, इसमें क्या होता है, यदि वस्तु शून्य प्रारंभिक वेग से बढ़ते हुए त्वरण से क्या होती है, गतिमान होती है। तो इसमें त्वरण से अगर गतिमान हो जाएगा तो ये जो मूल बिंदु है, इससे आप देखेंगे कि ग्राफ इस तरीके का बनेगा, ठीक है। इसमें क्या बनेगा, ग्राफ इस तरीके का बनेगा, और ये टी को डिनोट करता है, ये भी होता है आपका वेग, ठीक है। अब जो लास्ट एक कंडीशन इसमें ऐसी भी होती है, आप देख सकते हैं, ये आपके लास्ट जो फिफ्थ कंडीशन होगी कि यदि कोई वस्तु घटते हुए त्वरण से गतिमान करे। तो घटते हुए में कैसे हो जाएगा, ये आपका मूल बिंदु हो जाएगा, ये सेम वही टाइम है, ठीक है, ये हो जाएगा आपका वेग। अब देखिए घटते हुए में आपने करना है, तो घटते हुए में इस तरीके का ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका घटते हुए क्रम में। तो आप समझ गए होंगे, यदि अगर कोई वस्तु अगर नियत है तो उसमें ऐसा होता है ग्राफ, ठीक है, इस तरीके का ग्राफ हो जाएगा। और अगर कोई वस्तु जो है कि वो अशून्य प्रारंभिक वेग से एक नियत त्वरण से गतिमान करती है, तो नियत त्वरण से ये आपका इस तरीके का ग्राफ आया था, ठीक है। आपको ताकि रिवाइज होता रहे इसलिए मैं आपको इसे इस तरीके से भी समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अब देखिए ये तो था कि नियत से, अब यदि कोई वस्तु अशून्य प्रारंभिक वेग से एक नियत त्वरण से गतिमान करे, एक नियत त्वरण से में आया था आपका ऐसा ग्राफ, ठीक है, ऐसा ग्राफ होगा एक नियत त्वरण से। और अगर बढ़ते हुए करना है तो बढ़ते हुए में इस तरीके का आ जाएगा, है ना। और अगर घटते हुए करना है तो घटते हुए में इस तरीके का आया था। तो ये वेग के कुछ समय ग्राफ हैं, ठीक है, जिसको आप आसानी से अब कर लेंगे। अब हम इसमें देखते हैं अगला, जैसे कि हम गति चैप्टर पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा हम इसमें जानते हैं गति के समीकरण के बारे में, इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो क्या होता है इक्वेशन ऑफ मोशन, देखिए जब कोई वस्तु, ठीक है, जब कोई वस्तु सीधी रेखा में एक समान त्वरण से चलती है तो एक निश्चित समय अंतराल में समीकरण के द्वारा उसके वेग, गति के दौरान त्वरण व उसके द्वारा तय की गई दूरी में संबंध स्थापित करना क्या होता है, संभव होता है, जिसे हम गति का समीकरण कहते हैं। तो ये तो थी डेफिनेशन। अगर आप भी अपने नोट्स तैयार करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आराम से आप वीडियो को पॉज करते हुए देखें और अपने नोट्स तैयार करें, उससे आपको बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे। एक तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, दूसरे आपके नोट्स बन जाएंगे, और आगे जब भी आप फ्री रहें अपने नोट्स को खोलें तो अच्छे से आपकी रिवाइज हो जाएगा। अब आपने देखिए हमेशा से ही हम लोग पढ़ते हैं कि गति के कितने होते हैं, 3 समीकरण होते हैं। पहला होता है आपका v = u + at, ठीक है। दूसरा जो है s = ut + ½ at²। और थर्ड जो समीकरण है गति का वो है v² = u² + 2as, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या होता है, आप इसे अच्छे से नोट कर लें। u इसमें होता है प्रारंभिक वेग, v होता है अंतिम वेग, a होता है त्वरण,
टी होता है समय और एस होता है आपका टी समय में चली गई दूरी। अब देखिए, अगर मैं आपको एक प्रश्न मैं लेके आई हूँ यहाँ पे, ताकि आपको समझ में आ जाए, थोड़ा सा हम उसे देखते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि कहाँ पे हमने कौन सा समीकरण कैसे यूज़ करना है। देखिए, एक ट्रेन है जो कि विरामावस्था से चलना शुरू करती है और उस पर जो त्वरण लगता है वो 20 लगता है, ठीक है, 20 त्वरण लग रहा है। 10 सेकंड बाद वह कितनी दूरी तय करेगा, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं 10 सेकंड बाद कितनी दूरी तय करेगा, मतलब इसमें एस पूछा गया है। तो हमें क्या करना है, पहले तो हम देखेंगे कि हमें क्या क्या इसमें ज्ञात करना है। तो अगर आपने क्वेश्चन देख लिया है, उतार लिया है, तो आप खुद भी ट्राई करें कि कैसे हम इस चीज़ को करेंगे। तो जैसे मैंने आपको कहा, सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमें क्या करना है, एस ज्ञात करना है, ठीक है। अब हम देखें इसमें दिया क्या गया है। अगर देखिए, ट्रेन क्या हुई थी, विरामावस्था से चली थी, तो विरामावस्था से जहाँ स्टार्ट होता है चलना, तो वहाँ पे जो यू होता है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाएगा। प्रारंभिक जो हमारा वेग है वो होगा 0 और ए जो है वो दिया गया है हमें कि कितना त्वरण लगता है, ए लगा है आपका 20, ठीक है। तो त्वरण किसे कहते हैं, वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। त्वरण को ए से डिनोट करते हैं। ए इज इक्वल टू कितना है, यहाँ पे 20 दिया गया है और टी दिया गया है हमारा कि कितने समय, ठीक है, कितने सेकंड बाद देखना है हमें कि वह कितनी दूरी तय करती है। तो यहाँ पे जो टी दिया गया है वो दिया गया है हमारा 10 सेकंड, ठीक है, 10 सेकंड दिया गया है। अब हमें ये देखना है कि हम इसे जैसे कि मैंने आपको कहा कि गति के 3 समीकरण होते हैं, है ना। तो पहले तो हमें देखना है कि ये क्या क्या चीज़ें दी गई है और किस समीकरण से हमारा बैठेगा। तो पहला जो हमारा गति का जो पहला समीकरण है वो क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। और दूसरा समीकरण है आपका s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। ये समीकरण दूसरा है, ये पहला समीकरण है गति का, ये दूसरा है। और तीसरा हमारा समीकरण क्या है, आप कमेंट करके बताएं। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो ये है गति का तीसरा। अब हमें देखिए, पहले हमने देखा कि हमें क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको पहले ये देखना है कि इनमें से किस समीकरण को हम देखें, कौन कौन सी चीज़ें हमें दी गई है। एस तो हमें ज्ञात करना है, ठीक है। अब हमें यू देखना है, यू दिया गया है, तो हाँ, हमारा जो प्रारंभिक वेग है वो क्या है, 0 है। लेकिन यू तो यहाँ भी है, यहाँ भी है और इस समीकरण में भी है, तो यू को आप छोड़ दीजिए। अब हमने क्या देखना है कि यहाँ पे टी दिया गया है, तो टी यहाँ भी है, इसमें भी है और यहाँ पे नहीं है, तो ये वाला तो छूट गया, इससे तो ये नहीं होगा। अब इन दोनों में आप देखिए, अब यू है, अब देखिए अब ए भी है और टी भी है, लेकिन यहाँ पे आप एस देख रहे हैं, कहीं पे इस समीकरण में एस नहीं है। तो अब आपको देखना है कि सेकंड वाला जो है हमारा, जो हमारा सेकंड समीकरण है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसी से हमें क्या करना है, अब ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सीधे सीधे आप रख दीजिए। तो ये क्या होगा, एस इज इक्वल टू हो जाएगा, प्रारंभिक वेग है 0 इंटू 10, ठीक है। यू, ये यू हो गया 0, यहाँ पे अगर कोई चिन्ह नहीं है तो क्या होता है, गुणा होता है, ठीक है। इंटू टी दिया गया है आपका 10 सेकंड और इंटू ये क्या है, हाफ 80 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर, तो हाफ हो गया, ठीक है। और टी कितना है यहाँ पे, जो त्वरण है, ए की जगह त्वरण दिया गया है 20 इंटू टी स्क्वायर, यानी कि 10 का होल क्यूब। तो अब इसे आप सॉल्व करें, पहले तो इससे ये कट जाएगा, ठीक है, 10, तो ये कितना होगा, 0 प्लस 10 इंटू 100 हो गया,
ठीक है। ये इसका स्क्वायर है तो 10 10 जो 100, ये आ गया, ये 10 से एज इट इज़। अब s इजिकल टू क्या होगा हमारा, s इजिकल टू हो जाएगा आपका, ये क्या हुआ 1000, ठीक है 1000, या फिर 1000 को हम लिख सकते हैं 1 किलोमीटर, ठीक है। तो ये इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप देखिएगा, सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्वेश्चन में हमें क्या क्या चीज़ें दी गई है। उसके बाद आप तीनों समीकरणों को देखिए कि तीनों समीकरणों में से कौन सा इसमें दिया गया है और क्या हमें निकालना है। फिर आप समझ जाएंगे आसानी से कि किस समीकरण से हमें कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको मैं अच्छे से उस चीज़ को बता पाऊँ, क्लियर कर पाऊँ। तो उम्मीद है आपको मेरा चैनल ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाली मेरी सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियोज़ में। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। बाय एंड टेक केयर।